तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर के जख्मों से धीरे धीरे उबर रही थी। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में नेवल एयर स्टेशन पर दोपहर की धूप टारमैक पर लंबी परछाई बना रही थी। यह बस एक आम दिन था जिसमें युवा पायलटों के लिए रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही थी। इस खास दिन 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। इस ग्रुप को फ्लाइट 19 नाम दिया गया था। उनका काम एक स्टैंडर्ड नेविगेशन एक्सरसाइज था, एक 3 लेग्ड जर्नी जो उन्हें अटलांटिक महासागर के ऊपर से ले जाकर वापस बेस पर लाती। यह एक ऐसा मिशन था जिसकी उन्होंने पहले भी कई बार प्रैक्टिस की थी, उनके स्किल्स का एक सिंपल टेस्ट। कोई नहीं सोच सकता था कि यह रूटीन फ्लाइट जल्द ही अब तक के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले दशकों तक दबी जबान में सुनाई जाती रहेगी। फ्लाइट 19 के 5 एयरक्राफ्ट में कुल 14 आदमी थे। इस स्क्वाड्रन की कमान लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर के हाथ में थी, जो एक अनुभवी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और जिनके पास 2500 घंटे से ज्यादा की फ्लाइंग टाइम थी। वह एक अनुभवी वेटरन थे, एक ऐसे आदमी जो आसमान को अच्छी तरह जानते थे। बाकी 13 आदमी उनके स्टूडेंट्स थे, युवा और जोशीले नेवल एविएटर्स जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। उनके लिए यह उनके अपने स्क्वाड्रन में असाइन होने से पहले के अंतिम स्टेप्स में से एक था। टीबीएम एवेंजर एक मजबूत और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट था, अमेरिकी नेवी का एक ऐसा वर्क हॉर्स जिसने युद्ध के दौरान शानदार सेवा दी थी। उस साफ दिसंबर की दोपहर को जब इंजन चलने लगे तो किसी के लिए भी आत्मविश्वास के अलावा कुछ और महसूस करने का कोई कारण नहीं था। प्लेन अच्छी कंडीशन में थे, मौसम साफ था और एक एक्सपर्ट रास्ता दिखा रहा था। मिशन, जिसे नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 के नाम से जाना जाता था, सीधा सादा डिजाइन किया गया था। फ्लाइट प्लान सिंपल था। वे फ्लोरिडा कोस्ट से लगभग 141 मील पूर्व की ओर उड़ेंगे, फिर 73 मील उत्तर की ओर मुड़ेंगे और आखिर में 140 मील पश्चिम दक्षिण की ओर तीसरा लेग लेंगे, जो उन्हें सीधे एयर स्टेशन पर वापस ले जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 2 घंटे लगने की उम्मीद थी। यह महासागर के ऊपर एक त्रिकोणीय रास्ता था, एक ऐसा मार्ग जिस पर अनगिनत बार बिना किसी घटना के उड़ान भरी गई थी। पायलटों को अपनी नेविगेशन स्किल्स का अभ्यास करना था, अपने कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके कोर्स पर बने रहने के लिए। उन्हें हेंस एंड चिकन्स शोल्स नाम की जगह पर एक मॉक बॉम्बिंग रन भी करना था। यह सब इन नौसैनिक पायलटों के लिए स्टैंडर्ड करिकुलम का हिस्सा था। ठीक दोपहर 2:10 बजे 5 प्लेन रनवे से ऊपर उठे और चमकीले नीले आसमान में चढ़ गए। वे पूर्व की ओर अटलांटिक के शांत पानी के ऊपर, जैसा कि प्लान किया गया था, बढ़ गए। पहले 1.5 घंटे तक सब कुछ ठीक लग रहा था। फोर्ट लॉडरडेल में कंट्रोल टावर को कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं मिली, कोई परेशानी का संकेत नहीं मिला। जमीन पर किसी को भी यह चिंता नहीं थी कि फ्लाइट 19 अपने मिशन में ठीक वैसे ही आगे बढ़ रही थी जैसा कि उम्मीद थी। कंट्रोल टावर में मौजूद लोग अपने काम में लगे हुए थे, दूसरी उड़ानों को ट्रैक कर रहे थे और व्यस्त एयरस्पेस को मैनेज कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गहरे समुद्र के ऊपर घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो रही थी जो इन 14 आदमियों को उनके बेस पर वापस नहीं, बल्कि एक स्थायी भयानक रहस्य के दिल में ले जाएगी। परेशानी का पहला संकेत दोपहर करीब 3:45 बजे आया। फ्लाइट 19 के उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद जमीन पर एक सीनियर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एफ कॉक्स बेस के पास उड़ान भर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब रेडियो ट्रांसमिशन सुना। यह फ्लाइट 19 के पायलटों में से एक अपने स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट टेलर से बात कर रहा था। पायलट की आवाज में भ्रम भरा था। वह अपने कंपास रीडिंग के बारे में पूछ रहा था। कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर ने खुद टेलर से एक सीधा कम्युनिकेशन पकड़ा। उनके शब्द अलार्मिंग थे। उन्होंने बताया कि उनके दोनों कंपास खराब हो गए थे और वह रास्ता भटक गए थे। उन्हें लगा कि वह फ्लोरिडा कीज के ऊपर कहीं थे, जो उनके तयशुदा उड़ान मार्ग से काफी दक्षिण में द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह पहली आधिकारिक जानकारी थी कि लॉस्ट पेट्रोल के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था।
फोर्ट लॉडरडेल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस रिपोर्ट से पजल्ड थे। अगर फ्लाइट 19 अपने तयशुदा मार्ग पर चली होती तो उन्हें फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पूर्व में होना चाहिए था, न कि कीज के दक्षिण में। कंट्रोलर ने तुरंत उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मौसम बिगड़ने लगा था, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन मुश्किल हो गया था। अगले कुछ घंटों में फ्लाइट 19 से खंडित और अक्सर कंफ्यूजिंग मैसेज की एक श्रृंखला आई। टेलर की आवाज, हालांकि शांत थी, एक गहरी अनिश्चितता व्यक्त कर रही थी। वह अपने नीचे की दुनिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह बार बार उल्लेख कर रहे थे कि उन्हें पता नहीं था कि पश्चिम कहां था। एक पायलट के लिए अपनी दिशा का ज्ञान खोना, खासकर पानी के एक अंतहीन विस्तार पर, एक डरावना एक्सपीरियंस है। विमानों पर भ्रम बढ़ता जा रहा था। एक ट्रांसमिशन में स्क्वाड्रन के अन्य पायलटों को पश्चिम की ओर उड़ने का सुझाव देते हुए सुना जा सकता था। उस क्षेत्र में खोए हुए पायलटों के लिए मानक प्रक्रिया के अनुसार पश्चिम की ओर जाने से अंततः वे फ्लोरिडा मुख्य भूमि पर आ जाते। हालांकि लेफ्टिनेंट टेलर ने अज्ञात कारणों से अपने छात्रों को मना कर दिया। उन्हें यकीन था कि वे मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर थे और पूर्व की ओर जाना ही जमीन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था। यह निर्णय एक घातक गलती थी। सुरक्षा की ओर उड़ने के बजाय वह अपने आदमियों को वास्ट अनफॉरगिविंग अटलांटिक महासागर में और भी गहरा ले जा रहे थे, क्योंकि दिन का उजाला फेडिंग शुरू हो गया था। कंट्रोल टॉवर बस सुन सकता था, असहाय, क्योंकि पायलट अपनी लोकेशन के बारे में बहस कर रहे थे। फ्लाइट 19 से आखिरी कम्युनिकेशन फेंट और ब्रोकन थे। सूरज डूब रहा था और नीचे का समुद्र गहरा होता जा रहा था। एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन द्वारा पकड़े गए आखिरी मैसेज में से एक चिलिंग था। एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया, ऐसा लगता है कि हम व्हाइट वाटर में प्रवेश कर रहे हैं, हम पूरी तरह से खो गए हैं। उसके बाद शाम लगभग 7:04 बजे फ्लाइट 19 से रेडियो ट्रांसमिशन पूरी तरह से बंद हो गए। 14 क्रू मेंबर्स वाले 5 प्लेन पूरी तरह से खामोश हो गए। वे एयरवेव से ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। जमीन पर डर की भावना बढ़ने लगी। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन एक डेस्परेट सिचुएशन में बदल गया था और अब आसमान से केवल खामोशी थी। जैसे ही यह साफ हो गया कि फ्लाइट 19 गंभीर खतरे में है, अमेरिकी नौसेना ने इतिहास के सबसे बड़े हवाई और समुद्री बचाव अभियानों में से एक शुरू किया। अब स्थिति गंभीर थी। विमानों में शायद ईंधन खत्म हो रहा था और अटलांटिक के ऊपर मौसम तेजी से बिगड़ रहा था। तेज हवाओं और ऊबड़-खाबड़ समुद्र के साथ दर्जनों जहाजों और विमानों को तुरंत उनके नियमित कर्तव्यों से हटाकर खोज में शामिल किया गया। खोज क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के लाखों वर्ग मील शामिल थे। नौसेना, कोस्ट गार्ड और यहां तक कि बहामास में तैनात रॉयल एयर फोर्स भी लापता विमानों या उनके चालक दल का कोई भी निशान सर्चने के लिए बेताब प्रयास में शामिल हो गए। सभी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, अंधेरे पानी में एक लाइफ राफ्ट या एक फ्लेयर देखने की। लापता स्क्वाड्रन की तलाश के लिए भेजे गए विमानों में से एक पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट थी, जिसे ट्रेनिंग 49 नाम दिया गया था। इस विशाल विमान को फ्लाइंग गैस टैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ईंधन ले जा सकता था, जिससे यह लंबे समय तक हवा में रह सकता था, जो खोज और बचाव मिशन के लिए एकदम सही था। मैरिनर ने शाम 7:27 बजे बनाना रिवर के नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरी। इसमें 13 पुरुषों का एक दल था। सभी अपने लापता साथियों को सर्चने के लिए समर्पित थे। उनका मिशन फ्लाइट 19 के अंतिम झात संभावित उड़ान मार्ग के साथ उड़ान भरना था। 7:30 बजे मैरिनर के चालक दल ने एक रूटीन रेडियो चेक इन किया, अपनी स्थिति की रिपोर्ट दी। यह आखिरी बार था जब किसी ने उनसे सुना था। उस आखिरी रेडियो कॉल के ठीक कुछ मिनट बाद लगभग 7:50 बजे एक कमर्शियल टैंकर एसएस गेन्स मिल्स के चालक दल ने आसमान में एक मैसिव विस्फोट देखने की सूचना दी। उन्होंने आग का एक गोला देखा जो 100 फीट हवा में ऊपर उठा और 10 मिनट तक पानी पर जलता रहा।
जहाज के कप्तान ने विस्फोट की स्थिति नोट की और तुरंत उसकी ओर रवाना हो गए, बचे हुए लोगों को सर्चने की उम्मीद में। जब वे पहुंचे तो उन्हें केवल एक बड़ा तेल और गैसोलीन का पैच मिला जो ऊबड़ खाबड़ लहरों पर फैला हुआ था, साथ ही कुछ मलबा भी। मौसम इतना खराब था कि कुछ भी खास बरामद नहीं किया जा सका। इस भयंकर विस्फोट का स्थान पीबीएम मैरिनर खोज विमान की अंतिम झात स्थिति से पूरी तरह मेल खाता था। यह एक भयानक एहसास था। बचाव कर्मी लापता की तलाश करते हुए एक दुखद भाग्य से मिला था। फ्लाइट 19 और लापता मैरिनर की खोज 5 लंबे दिनों तक जारी रही। सैकड़ों विमानों ने 2,50,000 वर्ग मील समुद्र के ऊपर उड़ान भरी और जहाजों ने लगातार पानी की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न तो कोई मलबा, न कोई लाइफ राफ्ट, न कोई तेल का निशान जिसे निश्चित रूप से 5 एवेंजर विमानों से जोड़ा जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। पीबीएम मैरिनर की खोज को आधिकारिक तौर पर टैंकर चालक दल की रिपोर्ट के बाद बंद कर दिया गया था, जिसने उसके संभावित विनाश की पुष्टि की थी। लेकिन फ्लाइट 19 का भाग्य पूरी तरह से एक रहस्य बना रहा। बड़े पैमाने पर खोज को अंततः 10 दिसंबर 1942 को बंद कर दिया गया। 6 विमान और 27 पुरुष एक ही शाम में बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। गायब होने के बाद नेवी ने क्या हुआ यह समझने के लिए एक थरो इन्वेस्टिगेशन की। आधिकारिक रिपोर्ट ने शुरू में इस त्रासदी के लिए फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट टेलर को दोषी ठहराया, उनकी भ्रम और खराब डिसीजन मेकिंग का हवाला देते हुए। जांचकर्ताओं का मानना था कि वह डिसोरिएंटेड हो गए थे और बहामास के द्वीपों को फ्लोरिडा कीज समझकर अपने स्क्वाड्रन को गलत दिशा में समुद्र में ले गए जब तक कि उनका ईंधन खत्म नहीं हो गया और वे क्रैश हो गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अकेले थे जिनके 2 कंपास खराब थे। एक अनलाइकली कोइंसिडेंस, यह सुझाव देते हुए कि वह अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय अपनी याददाश्त पर निर्भर रहे होंगे। हालांकि उनके परिवार ने इस निष्कर्ष का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि नेवी उन्हें अनफेयरली स्केपगोट बना रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कंपास वास्तव में खराब थे तो यह उपकरण की खराबी थी, न कि पायलट एरर। इन सालों में उस दिन की अजीब घटनाओं को समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। सबसे लॉजिकल और वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन स्पेशल डिसोरिएंटेशन बनी हुई है। लेफ्टिनेंट टेलर अपने एक्सपीरियंस के बावजूद शायद बस रास्ता भटक गए थे। एक बार जब भ्रम फैल गया तो इसने एक डोमिनो इफेक्ट बनाया जिसने पूरे स्क्वाड्रन को प्रभावित किया। बिगड़ता मौसम और स्थिति का तनाव उनके जजमेंट को क्लाउडेड कर सकता था, जिससे पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर उड़ने का घातक निर्णय लिया गया। एक और थ्योरी सभी 5 विमानों में कैटास्ट्रोफिक उपकरण की खराबी की ओर इशारा करती है, शायद किसी अज्ञात एटमॉस्फेरिक फिनोमेनॉन के कारण, लेकिन इसे अत्यधिक अनलाइकली माना जाता है। मैरिनर का गायब होना कम मिस्ट्रीमय है। पीबीएम विमानों में उनके हल्स में गैसोलीन वेपर का खतरनाक बिल्डअप होने के लिए जाना जाता था और एक अकेली चिंगारी एक मैसिव एक्सप्लोजन का कारण बन सकती थी, जो टैंकर चालक दल की गवाही से मेल खाती है। बेशक किसी भी मलबे की पूरी कमी ने और भी इमेजिनेटिव और पैरानॉर्मल थ्योरीज को जन्म दिया है। फ्लाइट 19 की कहानी बरमूडा ट्रायंगल के लेजेंड की आधारशिला बन गई। अटलांटिक का एक कथित मिस्ट्रीमय क्षेत्र जहां जहाजों और विमानों के सुपरनैचुरल परिस्थितियों में गायब होने की बात कही जाती है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि विमानों को एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया था या किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लिया गया था। जबकि ये विचार रोमांचक कहानियां बनाते हैं, उनमें कोई सबूत नहीं है और विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं द्वारा उन्हें खारिज कर दिया जाता है। वास्तविकता शायद बहुत अधिक मंडेन है, फिर भी कम दुखद नहीं। समुद्र की विशालता मलबे को आसानी से निगल सकती है, खासकर तूफान में, और धाराएं मलबे को सैकड़ों मील तक ले जा सकती हैं, जिससे इसे ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। आज लगभग 80 साल बाद फ्लाइट 19 का भाग्य आधिकारिक तौर पर अज्ञात बना हुआ है। लॉस्ट पेट्रोल के 14 पुरुषों और उनके पीछे आए बचाव विमान के 13 पुरुषों का अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य है जिसे अटलांटिक महासागर ने अच्छी तरह से रखा है।
यह कहानी समुद्र और आसमान की अनफॉरगिविंग प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाती है और कैसे एक रूटीन मिशन भी एक कैटास्ट्रोफी में बदल सकता है। यह एविएशन में ह्यूमन एलिमेंट को उजागर करता है, कैसे डिसोरिएंटेशन और कंफ्यूजन अनुभवी पायलटों को भी ओवरवेल्म्ड कर सकता है, जबकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दिसंबर की दोपहर को ठीक ठीक क्या हुआ था। फ्लाइट 19 की कहानी एक हॉन्टिंग मिस्ट्री के रूप में बनी हुई है, पुरुषों की एक चिलिंग कहानी जो नीले क्षितिज में उड़ गए और कभी वापस नहीं आए।